अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो उन बच्चों के लिए जो अपना करियर बिज़नेस में आगे परस्यू करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि वो इंटर के बाद जो है वो बीबीए में एडमिशन ले लें, या वो चाहते हैं कि अपनी जो है वो किसी बीबीए करें। उनका ख्वाब रहा बचपन से कि बीबीए करें, एमबीए करें, लेकिन उनको पता नहीं होता कि बीबीए और एमबीए में होता क्या है। असल में होता यह है कि जब हम लोग इंटर में होते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं जो हमारे कज़न्स होते हैं, जो जॉब कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है यार कि ये फील्ड हमारे लिए बेस्ट है, ये फील्ड हमारे लिए बेस्ट है। और क्योंकि इंटर तक हमारे पास बहुत लैक ऑफ करियर काउंसलिंग होती है, हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ तो प्री इंजीनियरिंग होती है, प्री मेडिकल होती है, कॉमर्स होती है, आर्ट्स होती है। तो इसलिए बच्चों को कभी भी करियर काउंसलिंग की ना होने की वजह से गाइडेंस नहीं मिल पाती। क्योंकि मैं भी बीबीए कर रही हूँ एक रिनोन यूनिवर्सिटी से, या इंस्टीट्यूट भी बोल सकते हैं आप उसको। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने जितने भी चैनल के ऊपर लोग हैं उनको इस बारे में ज़रूर गाइडेंस प्रोवाइड करूँ कि आगे बीबीए के अंदर होता क्या है, इसकी क्या मेन डोमेन्स हैं, इसमें आपको आगे किस टाइप की जॉब्स मिल सकती हैं, आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है। क्योंकि जब हम लोग एडमिशन ले रहे होते हैं तो हम लोग कितना ब्लैंक होते हैं, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एक एडमिशन के प्रोसीजर से गुजर के कि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि इसमें फील्ड में क्या है। और फिर बच्चा जब अपनी करियर शुरू करता है पढ़ाई का, तो उसको बाद में ये बात समझ आती है कि यार ये तो मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं था। अच्छा, इंटर में जो लोग कॉमर्स से ग्रेजुएट मतलब इंटर अपना क्लियर करते हैं उनको इतनी ज़्यादा इस फील्ड में मसला नहीं होता, लेकिन जो बाकी प्री इंजीनियरिंग होते हैं, प्री मेडिकल होता है, वो बहुत ब्लैंक होते हैं कि क्या हम ये कर भी पाएंगे, क्या ये डिग्री इतनी है कि हम उसको ईजिली कर पाएंगे। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास, मैंने आपको यहाँ पे दिखाने के लिए, बीबीए स्टैंड्स फॉर बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम फुल फॉर्म करें, आपसे कोई पूछे कि आप बीबीए करना चाहते हो तो बीबीए के फुल फॉर्म में बता दो भाई, तो आप उनको सबसे पहले बताएंगे कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को हम बीबीए कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म हमारी बीबीए होती है। ठीक है, जो बीबीए होता है वो 4 टाइप की डोमेन्स में डिवाइडेड हुआ हुआ है। ठीक है, उसमें आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है जिसको HRM भी बोला जाता है, मार्केटिंग है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। अब हम बारी बारी इस बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप नॉर्मल बीबीए करें तो आपकी 4 साल की नॉर्मल पढ़ाई होती है। इट मीन्स कि आपके पास फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं होती। आप 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। देखिए, एक होता है बीबीए ऑनर्स, इसमें आप अपनी फील्ड सेलेक्ट करते हैं, तो आप HRM ले लेंगे, मार्केटिंग ले लेंगे, अकाउंट्स एंड फाइनेंस ले लेंगे, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट ले लेंगे। तो आपकी जो 4 साल की पढ़ाई होती है ना, वो स्पेसिफिकली उस फील्ड के रिलेटेड होती है। लेकिन अगर आप बीबीए करें, नॉर्मल बीबीए करें, तो आप मिक्सचर पढ़ते हैं इन सारे कोर्सेज़ का। इसमें आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी आ जाती है, मार्केटिंग भी आ जाती है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस भी आ जाती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी आ जाती है। और साथ ही साथ आपके जो रिसर्च के कोर्सेज होते हैं उसमें आपके पास ये चांस होता है कि आप अपने जो है वो किसी भी फील्ड में एक रिसर्च का पेपर अपना पब्लिश करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है। अच्छा, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता कि हम बीबीए करके क्या कर रहे हैं, तो उस बारे में भी आपको गाइड कर देती हूँ। देखें, आप एक जहन में रखें एक कंपनी, मैं अभी आपको एक कंपनी की एग्जांपल देती हूँ। जैसे लेट सपोज सफायर ले लें या आप कोको कोला ले लें। कोको कोला को सब जानते हैं, तो हम कोको कोला की बात कर लेते हैं। कोको कोला की जो कंपनी है आपके पास, उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं हज़ारों की तादाद में, क्योंकि कोको कोला पाकिस्तान अलग है, इंडिया में अलग ऑपरेशन है, उसके दुबई में अलग है, हर डिफरेंट कंट्रीज़ में उसके ऑपरेशन अलग हैं। ठीक है, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरीज हो गई, उनकी अलाउंसेस हो गए, उनकी जो मैनेजमेंट होती है कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही वर्क प्लेस पे, उनको प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, वो क्या अपनी उनका मोटिवेशन लेवल क्या है, उनकी एम्प्लॉय रिटेंशन क्या है, एम्प्लॉय का टर्नओवर रेट क्या है, ये तमाम तरह चीज़ें जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ते हैं हम लोग। इस कोर्स के अंदर हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि एम्प्लॉयज़ का क्या बिहेवियर होता है, एम्प्लॉयज़ की वजह से कंपनी की ग्रोथ पे, डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, HR की जो डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं वो एक कंपनी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में किस तरीके से काम कर रही होती है, ये हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है। इसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज होती हैं। अच्छा, आप जैसे लेट्स सपोज कोको कोला है, ठीक है, इसी तरह आपकी बाकी कंपनीज भी हैं। उसमें आपके पास अगर हम पाकिस्तानी ब्रांड्स की बात करें, अलकरम है, सफायर है, डिफरेंट कोई सा भी आप ब्रांड उठा लें, एक कंपनी जो होती है ना उसके डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। अगर वो कोई इंजीनियरिंग फर्म भी है, या अगर कोई वो स्पेसिफिकली आपके पास प्रोडक्शन के रिलेटेड है, तो उसमें डिफरेंट फर्म्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप की उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। अब उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाता है, उसमें मार्केटिंग भी आ जाता है, उसमें अकाउंट्स एंड फाइनेंस भी आ जाता है, सप्लाई चेन भी आ जाता है, उसमें इंजीनियर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास अपर लेवल मैनेजमेंट भी होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी होती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट और स्टाफ भी इंक्लूड हुआ होता है। तो एक कंपनी जो होती है ना वो बगैर किसी भी इन मिसिंग डिपार्टमेंट में से चल नहीं सकती।
ठीक है। उसमें हमारे पास मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए इंजीनियर भी होते हैं। तो एक कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो डिफरेंट टाइप की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो कभी ऐसा नहीं सोचे कि अगर आपका जो है वो एडमिशन नहीं हो पाया किसी फील्ड में, जैसे लेट्स सपोज कुछ लोगों को प्री इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो उनका ख्वाब ये होता है कि उनका प्री इंजीनियरिंग में हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, आप भी पीछे नहीं रह जाएंगे। आपके पास भी एक ऑप्शन है जिसमें आप एक्सेल करके अपने करियर ग्रूम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो वो स्पेसिफिकली डील करती है इंसानों से, क्योंकि इंसान भी एक रिसोर्स है। कंपनी उनके ऊपर पैसे लगाती है, पैसे इन द सेंस कि उनको सैलरीज प्रोवाइड करती है, उनको डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, और इंसान जो होते हैं उनको फीडबैक में, ह्यूमन जो होते हैं हमारे पास, उनको फीडबैक में काम देते हैं। काम की वजह से उनकी कंपनी चल रही होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम ये होता है। इसमें डिफरेंट टाइप की वर्ड्स आप सुनेंगे। अप्रेजल होती है, उसमें हमारे पास इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे होते हैं, जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं, सही है। आप कंपनी डिफरेंट टाइप के इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रही होती है, उसमें और कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है। तो ये तमाम तो चीज़ें हमारे पास एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूँ अब मार्केटिंग की, क्योंकि हम लोगों के पास अब सोशल मीडिया का दौर है, तो हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग तो सुनते हैं, वरना पहले तो ये चीज़ भी बहुत लोगों को पता ही नहीं होती थी मार्केटिंग क्या होती है। तो मार्केटिंग में हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि हमारे पास जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे लेट्स सपोज अगर सनसिल्क है और सनसिल्क ने एक शैम्पू बनाना है स्पेसिफिकली उन औरतों के लिए जो हिजाब करते हैं, जैसे अब उनका पता भी है मिंट करके जो उनका फ्लेवर है शैम्पू का, उसकी बात करें, ठीक है। तो आप उनकी एक स्पेसिफिकली सेगमेंटेशन है, सही है। वो एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से पहले या उसको बनाने से पहले मार्केट का सर्वे करते हैं कि क्या कितने लोग इस तरह का अगर हम प्रोडक्ट बनाए तो उसको यूज़ करना चाहेंगे। उसके रिलेटेड डिटेल में रिसर्च होती है, सर्वेस होते हैं, फिर वो डिफरेंट टाइप की चीज़ें करते हैं। मार्केटिंग आपकी सिर्फ मार्केटिंग ये नहीं कि आप जो टीवी पे ऐड देख रहे होते हैं उससे डील कर रही होती है, बल्कि उसके साथ साथ एक प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं तो उसके पहले, बनाने से पहले जो आपका सर्वे होता है, क्वेश्चनरीज होते हैं, वो होते हैं। फिर रिसर्च के बाद उस प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि क्या वो मार्केट फ्रेंडली भी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उसकी प्राइस क्या होगी, प्रोडक्ट क्या होगी, हम उसको किस एरिया में सेल आउट करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे पास कौन सी क्लास उस प्रोडक्ट को परचेज कर पाएगी। देखें, प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्लास स्पेसिफिक होके बनाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग पूरी वास्ट पॉपुलेशन के लिए प्रोडक्ट नहीं बना सकते। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले लें कि हम लोग सर्फ यूज़ करते हैं, हमारे घर में, सबके घर में डिटर्जेंट यूज़ होता है, ठीक है। अब आपके घर में बोनस भी आता होगा, कुछ लोगों के घर में एरियल आता होगा, कुछ लोगों के घर में सर्फ एक्सेल आता होगा, ठीक है, जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। इन तमाम तरह सर्फ की जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है, उनकी प्राइस रेंज डिफरेंट होती है, और ये क्लासेस के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। जैसे लेट्स सपोज अगर हम बोनस की बात करें तो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट देख के समझ आ जाता है कि वो एक लोअर क्लास को जो सेगमेंट है उसको टारगेट कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें सर्फ एक्सेल की, तो उनकी जो ऑटो की उस एडवर्टाइजमेंट में ड्रेसिंग होती है, हम उसको देख के समझ सकते हैं कि यार ये थोड़ी अपर क्लास की बात करें। इसी तरह सर्फ एक्सेल में जो होती है आपकी मशीन भी दिखाते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है, ऑटोमेटिक होती है। तो आपको ये जो तमाम तरह चीज़ें होती हैं एडवर्टाइजमेंट में हाईलाइट करी होती है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो किस स्पेसिफिक क्लास के लिए बनाया है। इसी तरह आप पत्ते की एग्जाम्पल ले लें, तेज़दम जो होती है वो लोअर क्लास को रिप्रेजेंट कर रही होती है, फैमिली मिक्सचर जो है वो पूरी फैमिली के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे कि उसके अलावा हमारे पास लिप्टन हो गई, लिप्टन में भी स्पेसिफिक ग्रीन टी हो गई। तो एक सेगमेंट्स होते हैं क्लास को, ये हम लोगों को करना क्यों ज़रूरी होता है? ये करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप, क्योंकि कंपनी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, और साथ ही साथ ह्यूमन भी लिमिटेड है, सही। तो कंपनी को एक स्पेसिफिक क्लास को टारगेट करते हैं, उसी में वो सर्वे कंडक्ट करते हैं, उसकी सेगमेंटेशन बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके हिसाब से प्राइस रखते हैं, अपना प्रॉफिट रखते हैं, तमाम तरह चीज़ें रखते हैं, ताकि आप अपने जो प्रोडक्ट लॉन्च करें तो वो एक बहुत कॉस्टली होता है। एक कंपनी के ऊपर कॉस्ट उसकी, क्योंकि पूरा मैन्युफैक्चरिंग का प्लान काम कर रहा होता है बैक एंड पे, तो आपको सब चीज़ों की कॉस्ट कैलकुलेट करके उसको मार्केट में रखना होता है। फिर आपके पास कंपैटिटर्स भी बहुत सारे मौजूद होते हैं, तो आपको अपना प्रोडक्ट स्पेसिफिकली क्लास के लिए बनाना पड़ता है ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल सके। ऐसा ना हो कि आपको लॉस ही हो जाए कि आप अगर पूरी ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए बनाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेगमेंटेशन वाइज होते हैं। इसकी एग्जाम्पल आप एक परफ्यूम से भी ले सकते हैं, जैसे बॉयज़ परफ्यूम और गर्ल्स परफ्यूम, ठीक है। मार्केटिंग के कोर्सेज जो बीबीए में ऑफर होते हैं, आप जो डिफरेंट सेमेस्टर्स में बढ़ते हैं, उसमें सबसे पहले होता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में आपको बेसिक मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। फिर होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट
हम पिछले अगर हम डिकेड से बात करें तो बहुत ज़्यादा इन हो गया है, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो कंपटीशन होता है वो हेल्दी कंपटीशन नहीं होता। सही है, हम लोग जो होते हैं कंपैटिटर्स को गिराने के लिए कुछ भी कर रहे होते हैं। तो मार्केटिंग सिर्फ करना ज़रूरी नहीं है, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि साथ साथ मार्केटिंग की मैनेजमेंट आप किस तरीके से कर रहे हैं। आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस की, उसका माइंड लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमको उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करना पड़ता है। अब बात करते हैं इसका थर्ड कोर्स होता है कंज्यूमर बिहेवियर का, जिसमें हम एक इंसान के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर डील विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन। क्यों? अगर हम इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से ले लें कि आपकी अम्मियाँ आपको बताती होंगी कि पुराने दौर में हमारे पास जो था ना, जब 90s का दौर था, तो हमारी अम्मी ने हमें फ्रिज दिया था जहेज में, और जो जहेज में फ्रिज मिला था ना वो तो 40 साल चला, लेकिन आजकल के जो फ्रिज है वो तो चलते ही नहीं है, चाहे वो किसी भी अच्छी रिनोन कंपनी के हो। उसकी वजह ये है कि कंज्यूमर के बिहेवियर में अब शिफ्ट आ गया है। पहले लोग जो थे वो ट्रेंडी चीज़ें पसंद नहीं करते थे, उनको लुक से इतनी ज़्यादा खास मोहब्बत नहीं थी, तो वो क्या करते थे, ऐसी कंपनीज प्रोडक्ट बनाती थी जो ड्यूरेबल होते थे, जिनकी लॉन्ग लाइफ होती थी। लेकिन अब क्योंकि लोग जो है उनका बिहेवियर इस तरीके का कि वो 2-3 साल में तो फ्रिज चेंज कर लेते हैं, या उनको आउट फैशन लगने लगता है। जब नया फ्रिज आपका कंपैटिटर लॉन्च करता है तो आपका जो फ्रिज होता है वो आपको इतना चार्मिंग नहीं लगता। तो अब कंपनीज ऐसी ही चीज़ें बनाती हैं जिनकी ड्यूरेशन कम होती है। ये हमारे पास शिफ्ट है कंज्यूमर बिहेवियर में, आप लोगों को समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ। फिर हमारे पास आती है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप देखिए, जब आप बिजनेस का कोई कोर्स पढ़े ना, आप बिजनेस के स्टूडेंट, तो आप लोगों को ज़रूरी नहीं कि आप जॉब ही करेंगे, आप कोई भी बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं, आप अपने कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। इवन कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता, आप कोई भी बिजनेस करें। तो एंटरप्रेन्योरशिप आपको ये बताती है कि आप किस तरीके से एक मार्केट गैप को आइडेंटिफाई कर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप और ये अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी बेस्ड कोर्स होता है, जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप की एग्जांपल आप इस तरीके से ले लें कि हमारे पास के इलेक्ट्रिक जो है, अभी हम लोग अभी देख रहे हैं, करंटली फेस करें कि बिल्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि मार्केट में मोनोपोली है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का कंपैटिटर कराची में कोई भी नहीं है। तो जिस रेट पे वो बिजली का यूनिट प्रोवाइड करते हैं, हमें उस चीज़ पर उसको परचेज करना पड़ता है, और हम लोग एहतजाज भी नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली। अगर इसी के बराबर में कोई कंपनी आ जाए जो चीपर रेट्स में हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना शुरू कर दे, या अगर हम लोग सोलर पैनल के ऊपर शिफ्ट कर जाएं, तो सोलर पैनल भी ये अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की हमारे पास आवाम के लिए कि वो इसमें बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली बिजनेस होता है। हमारे कंपैटिटर के इलेक्ट्रिक बहुत मजबूत है, तो इसलिए इतने ज़्यादा बिजनेस जो है स्टैब्लिश नहीं हो पाते, लेकिन इसकी एग्जाम्पल आप एंटरप्रेन्योरशिप में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था सेकंड बीबीए का डोमेन, दैट इज मार्केटिंग। आप कुछ जगहों पे मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करके होता है, कुछ जगहों पे मार्केटिंग होता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है अकाउंट्स एंड फाइनेंस। एक कंपनी जिसमें एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, मार्केटिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसका फीडबैक ले रहे हैं, आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो मार्केटिंग भी एक प्रोडक्ट की ज़रूरी है। लेकिन अगर हम कंपनी चला रहे हैं तो हमारे कंपनी चलाने का गोल क्या होता है, एक नॉन प्रॉफिट एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे अपना, वो जो सर्विस प्रोवाइड करी है, जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करी है, उसको प्रॉफिट हो एट द एंड ऑफ द डे पे। तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस आपकी तमाम जो चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस हर कंपनी के अंदर मौजूद होता है डिपार्टमेंट, जिसके अंदर आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस में कुछ कोर्सेज पढ़ते हैं, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो ये पढ़ चुके होते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स से नहीं, जैसे मैं थी, मैं प्री इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी। जब मैंने बीबीए परस्यू किया तो मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 भी पढ़ी, 2 भी पढ़ी, और मैंने बहुत बेसिक से पढ़ी। तो आप सारी चीज़ें जो है वो बेसिक से पढ़ रहे होते हैं, तो आपको मुश्किल नहीं होती थी। फिर बिजनेस फाइनेंस है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मैनेजरियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और 2 में आपको बिजनेस के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया जाता है कि डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का होता है, ट्रेडिंग का होता है, सर्विस का होता है। फिर उसमें भी डिफरेंट टाइप के होते हैं कि अगर सिंगल पर्सन कंपनी रन कर रहा है, अगर पार्टनर रन करेंगे, अगर कॉर्पोरेशन है। तो हमारी जो बेस होती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और 2 में डेवलप हो जाती है। फिर बिजनेस फाइनेंस का कोर्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे पास स्पेसिफिकली होता है कि हमारे पास अच्छा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और 2 होती है ना, उसमें हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, और वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपको आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताते हैं कि कंपनी ने अगर इतनी इन्वेस्टमेंट की तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसके एक्सपेंडिचर्स क्या था, उसने कितने खर्चे किए, उसके एम्प्लॉयज़ की सैलरीज उसने कितनी पे की, तमाम तरह के जो खर्चे होते हैं हमारे पास, एसेट उसका कितने का था, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी बनती है, उसकी ऑनर इक्विटी कितनी थी, और मालिक ने कितना पैसे एक बिजनेस में लगाया था, तमाम तरह चीज़ें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और 2 में पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोग अच्छा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो कंपनी के एक्सटर्नल यूजर्स के लिए काम आती हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो होती है वो
इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी में पैसा लगा रहे होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसे लगाते हैं तो वो ये देखते हैं कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, वो क्या अपने एक्सपेंसेस सही से मैनेज कर पाती है, क्या वो अपने प्रोसीजर सही से रन कर पाती है। तमाम तरह चीज़ें हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और 2 में बेसिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। पर कॉस्ट अकाउंटिंग आती है इंटरनल रिपोर्ट्स के लिए, कि आप स्पेसिफिकली कॉस्ट अकाउंटिंग डील करती है मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस से, कि आप अपनी जो कंपनी में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसकी आपको टोटल कॉस्ट क्या पड़ी, आपका लेबर कितने का था, आपके पास जो है मटेरियल कितने का था, आपकी फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने के थे। एक प्रोडक्ट बनने से लेके उसकी उसमें 2 तरीके की कॉस्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग। एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में क्या कॉस्ट आई, उसको स्टोर पे रख के बेचने में क्या कॉस्ट आएगा, अब उसको ऑनलाइन बेचे तो उस पर क्या कॉस्ट है। तो ओवरऑल डील करती है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग से। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली अगर हम बात करें तो उसमें हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने पढ़ी होती हैं FA1 और FA2 में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और 2 में, उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हम ये कर देखें कि कंपनी इन द लॉन्ग रन में चल भी सकती है कि नहीं चल सकती, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को क्या प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी, क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी। अगर एक कंपनी लेट सपोज, इसकी एग्जाम्पल आप एयरलिफ्ट से ले लें, एक कंपनी जो अगर अच्छे से रन ही नहीं कर पा रही, ठीक है, वो फाइनेंशियल लॉस में चल रही है, तो वो अपने ज़ाहिर सी बात है एम्प्लॉयज़ को डाउन साइजिंग करना शुरू करेगी। इट मीन्स कि एम्प्लॉय को फारिग करना शुरू कर देगी अपनी कंपनी से, क्योंकि उसको लॉसेस हो रहे हैं, तो उसको उस लॉस को मेंटेन करना है। हम लोगों ने ये बात बहुत ज़्यादा सुनी थी पेंडेमिक की सिचुएशन में 2020 में, कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि वो अपने एक्सपेंसेस मैनेज नहीं कर पा रहे थे। एक कंपनी अगर रन ही नहीं हो रही, उनको घर बैठा के अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे देने पड़ेंगे, तो उनको तो लॉस ही हो रहा है। तो वो इस सूरत में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग ये डिस्कस करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं थ्योरेटिकली, कि सॉल्व कर करके डिफरेंट तरह के उसमें मिसिंग फिगर्स भी होते हैं कि हम लोगों की कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल रहेगी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके अलावा मैनेजरियल अकाउंटिंग भी हमारे पास इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होती है, कि एक कंपनी का जो डिपार्टमेंट, जैसे लेट सपोज मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, ठीक है, मैंने एक जो है वो शैम्पू लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, मगर अब मैं ये देखूँ क्या है ये शैम्पू अगर मैंने जो लॉन्च किया हुआ है क्या ये मुझे प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं है। मुझे जितनी भी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होगा ना मैनेजरियल अकाउंटिंग, वो उससे डील कर रहा होगा, ठीक है। मैनेजरियल अकाउंटिंग हमारे पास ओवरऑल डील करता है डिसीजन मेकिंग से और फ्यूचर के रिलेटेड डिसीजन से, कि मैं फ्यूचर में आज की कंपनी की हालत देखते हुए फ्यूचर के लिए क्या फैसले लूँगी कंपनी में। वेयर हमारे पास जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो डील करती है पास्ट सेट में, कि जो चीज़ें हो जाती हैं हम उनको रिकॉर्ड करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 और 2 का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास आता है लास्ट में, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट, ITFM के नाम से आपके पास एक कोर्स होता है अकाउंट्स एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए। उसमें ये होता है बेसिकली कि आप मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों को पता ही नहीं होता पाकिस्तान में मेजॉरिटी, इवन कि आप यंग जनरेशन को छोड़ दें, बड़े भी लोग होते हैं कि कितनी टाइप की मार्केट है। अब उसमें हम डिफरेंट टाइप की मार्केट स्टडी करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि मार्केट्स होती क्या हैं, कितनी टाइप की मार्केट है। उसमें मॉर्गेज मार्केट भी आ जाती है आपके पास, कमोडिटी मार्केट भी आ जाती है, स्टॉक मार्केट भी आ जाती है, बॉन्ड मार्केट भी आ जाती है। तो डिफरेंट टाइप की मार्केट्स को हम इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स में स्टडी करते हैं और उसको फिर पाकिस्तान की सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बाहर ममालिक में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास है थर्ड डोमेन, दैट इज योर अकाउंट्स एंड फाइनेंस एक कंपनी के अंदर। चौथा जो डोमेन होता है हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर स्पेसिफिकली, वो होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। अब आप बताएंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको भी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है कि आपकी कंपनी के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल आ रहा है, तो उसमें सप्लायर्स इन्वॉल्व हैं जो आपको उस रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें। अब वो उसमें भी डिफरेंट टाइप के केसेस होते हैं। हो सकता है कि आपकी कंपनी जो है इसकी एग्जांपल मेरे साथ जो दी थी वो मैं आपको उसी से एक्सप्लेन करती हूँ, मिचेल्स की। अगर मिचेल्स जो है वो किसी से फ्रूट परचेज करती है, क्योंकि मिचेल्स के जैम्स बहुत ज़्यादा इन है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो मिचेल्स अगर जैम बनाने की कंपनी, ठीक है, वो जैम बना रही है, तो उसको फ्रूट्स चाहिए उन जैम को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर मिचेल्स के अपने बागात हैं तो उनको सप्लायर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उनके जैसे लेट्स सपोज अपने बागात नहीं है, जैसे उनके पास फ्रूट हो, तो वो फिर उसको आउटसोर्स करेंगे, तो वो सप्लायर प्रोवाइड करते हैं। फिर आपकी ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में क्या वो ट्रांसफॉर्म होता है गुड। और फिर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटर का सेक्शन, दैट इज़ योर कि आपकी कंपनी डिस्पैच करती है उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर। इसकी एग्जांपल आप आइसक्रीम से भी ले सकते हैं कि आइसक्रीम बनाने के लिए आपको क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है। आपको दूध चाहिए, आपको फ्लेवर चाहिए, सही है, उसके अलावा आपको फ्रूट चाहिए होगा, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर मैं फ्लेवर आइसक्रीम बना रही हूँ, वो मैन्युफैक्चरिंग पहले सप्लायर मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा। हो सकता है सप्लायर डिफरेंट टाइप के हों, ठीक है। उसके अलावा जब वो सामान मुझे आ जाएगा तो मैं उसको मैन्युफैक्चर करूँगी, एक प्रोसेस से वो पूरा गुजरेगा, उसकी पैकेजिंग भी होगी, ताकि अब फिर मैं ये देखूँगी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर का मेरा चैनल है
वो उसको टाइमली डिलीवर करे कि नहीं करे, क्योंकि आइसक्रीम का मसला ये होता है कि आइसक्रीम आपके पास मेल्ट होने वाली चीज़ है, ठीक है, वो मेल्ट हो जाएगी अगर वो टाइमली डिलीवर नहीं होगा। और ये नहीं कि मैं उसको नॉर्मल सुजुकी में डिलीवर करने के लिए भेज सकती हूँ, मुझे एक प्रॉपर एक ऐसी वैन चाहिए होगी जिसमें एयर कंडीशनर हो, जिसमें कूलिंग सिस्टम हो, ताकि मैं उसको मार्केट तक सही सलामत पहुँचा सकूँ। तो ये चीज़ आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में होती है कि आप जो रॉ मटेरियल कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, उधर से लेके आपका कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट किस तरीके से पहुंचेगा, ये तमाम तरह चीज़ें आपके पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आ जाती है। उसमें आपके पास इंपोर्ट्स भी आ जाते हैं, कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल आ जाता है, सप्लायर आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस पूरा आ जाता है, उसमें वेंडर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये तो बात हो गई आपके 4 डोमेन की। इसके अलावा बीबीए के अंदर हमारे पास जो कोर्सेज होते हैं वो बेसिक इंग्लिश 1 और 2 थे, क्योंकि हम लोग जब इंटर लेवल हमें भी पता होता है कि हम किस तरीके से पास करके आए होते हैं, तो बेसिक इंग्लिश 1 और 2 हम पढ़ते हैं, जिसमें हमारी बेसिक इंग्लिश जो है वो अच्छी हो जाती है। हम असाइनमेंट, क्योंकि आपके पास ओवरऑल जो होते हैं वो HSC की पॉलिसी के हिसाब से आपको इंग्लिश में ही लिखने होते हैं, तो इंग्लिश में आप आराम से उसको कवर कर लेते हैं। बेसिक मैथ्स पढ़ाते हैं, बिजनेस मैथ्स पढ़ाते हैं, बेसिक जो होती हैं फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं आप। मैनेजमेंट का एक कोर्स पढ़ते हैं आप, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। उसके अलावा आप पढ़ते हैं क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट। ये क्रॉस कल्चर में, क्योंकि आप बिजनेस जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आपको खाड़ी का स्टोर दुबई में भी दिखेगा और बाकी ममालिक में भी दिखेगा। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है खाड़ी का, बाहर जो ट्रेंड है उसको स्टडी करना जरूरी है। यहाँ के एम्प्लॉयज़ और बाहर के एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर डिफरेंट होगा, डिफरेंट टाइप की चीज़ें आप स्टडी करते हैं क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट में, ठीक है। उसके अलावा आपके पास 2 रिसर्च की कोर्सेज होते हैं, जैसे बिजनेस रिसर्च मैथड BRM एंड ABRM, दैट इज़ नोन एज एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस रिसर्च मैथड, सही है। उसके अलावा आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। 3 तरह के कोर्सेज होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, जिसमें हम लोग इंडिविजुअल कंपनी के बिहेवियर को स्टडी करते हैं या ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि एक इंसान की सोर्स ऑफ इनकम किस तरीके से उसके फैसलों को अफेक्ट करती है, उसकी सोचने की सलाहियत को अफेक्ट करती है, और कंपनी में भी ये अप्लाई हो सकता है। फिर हम मैक्रो लेवल पे पढ़ते हैं कि कंपनी की जो स्टेट, मतलब कंपनी नहीं, अगर हम एक इंडस्ट्री की बात करें जिसमें डिफरेंट टाइप की कंपनीज काम कर रही हैं, एक मुल्क की बात कर लें कि एक मुल्क जो है, अब हम पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले सकते हैं इसको समझने के लिए, कि हमारी जो है ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। डॉलर हमारे पास कम मुल्क के अंदर आ नहीं रहा, लेकिन बहुत तेज़ी से जा रहा है, क्योंकि डॉलर का एक्सचेंज रेट होता है, हमारे पास एक जो डॉलर है वो ऑलमोस्ट 240 के करीब है, ठीक है। तो आपको $1 के बदले 240 रुपीज़ देने पड़ते हैं, तो आप इस तरीके से जो है कर्जों में डूबते जा रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारे पास जो करंट इशू है रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स, हम ये भी स्टडी करते हैं, क्योंकि इसका भी एक ह्यूज इम्पैक्ट होता है हमारी बिजनेस के स्ट्रक्चर के ऊपर। हमें पॉलिसीज उस हिसाब से मेंटेन करनी पड़ती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसका इम्पैक्ट भी हमें बिजनेस पे स्टडी करना पड़ता है। उसके अलावा हमारे पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स होता है कि हमारे कंपनी डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज बनाती हैं, उसके हिसाब से वर्किंग करती हैं और उसके हिसाब से फिर देखती हैं कि आपकी कंपनी कितनी सक्सेसफुल है कि नहीं है। आप एक कोर्स पढ़ते हैं बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ का, कि आपके पास बिजनेस में किस तरह का लॉ अप्लाई होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंडस्ट्रियल लॉ, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ होता है, ठीक है। उसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है कि कॉर्पोरेट के अंदर किस तरह की चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेबल होती हैं, आपको क्या क्या पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए मतलब कंपनी को रन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। तो कोर्सेज आपके पास जो मेन, अगर 4 डोमेन की बात करें तो ये हैं, और इसके हिसाब से आपके पास इट डिपेंड्स कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करती है। जो BBA 4 ईयर्स होता है उसमें आपके पास मोस्टली यही कोर्सेज होते हैं, उनके नाम चेंज होंगे मगर कोर्सेज आपके पास यही होता है। अब अगर हम बात करते हैं लास्ट चीज़ पे, जो है BBA कौन कौन बच्चे कर सकते हैं, तो मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने अपना जो अगर मैट्रिकुलेशन की बात करूँ तो मैंने 9th and 10th कंप्यूटर साइंस से पढ़ी थी, देन फिर मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग से पढ़ी थी, और देन फिर मैंने सोच किया BBA के ऊपर। जब मैं BBA पे मैंने किया तो मुझे पता ही नहीं था कि BBA के अंदर होता क्या क्या है, क्योंकि मैं BBA पर्सनली करी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी व्यूअर्स को गाइड करूँ कि BBA पाकिस्तान में क्या होता है, उसमें क्या क्या डोमेन्स हैं, आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ऑफर होती हैं, ठीक है। तो अगर आपका यकीन करें, अगर आपका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से, आपका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से भी है, या अगर कॉमर्स है, तो आप इजीली BBA कर सकते हैं। BBA में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से हर चीज़ पढ़ाई जाती है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पर कोर्स, हर कोर्स आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जाता है, तो आप आराम से इस फील्ड को परस्यू कर सकते हो। उसमें कोई मसला नहीं है कि आपका बैकग्राउंड नहीं है। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, आपको कॉम्पिटिशन दिखता है यूनिवर्सिटी में, तो आप हर चीज़ ओवरकम कर लेते हैं। सेकेंडली, अब हमारे पास क्या सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से BBA करा रही है, प्राइवेट भी करा रही है, तो नहीं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो टॉप की यूनिवर्सिटी है उसमें हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी है,
जिसमें BBA जो है वो मेरिट पे ऑफर होता है। इट मीन्स कि उसकी परसेंटेज काफ़ी आपको हाई चाहिए होती है। अगर आपकी परसेंटेज इंटर में अच्छी है तो आप कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर BBA की फील्ड को परस्यू कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। उसमें डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज है। उसमें ज़ैबिस है, उसमें कैस्बेट है, उसमें आपके पास इकरा यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपके पास IB है। तो इनका जो KSBL है, तो इनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है वो वेरी कर रहा होता है कि एक कोर्स की फ़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या होता है कि आप जितने कोर्सेज एक सेमेस्टर में पिक कर रहे हैं अपने लिए, उस हिसाब से आपकी फ़ीस वेरी कर रही होती है पर कोर्स के हिसाब से। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपकी इतनी ज़्यादा हाई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं होती। मोस्टली आप उनका टेस्ट क्लियर कर लें, जिसमें टेस्ट होता है बेसिक मैथ्स का, जनरल नॉलेज का और इंग्लिश का, तो आपको एडमिशन ईजिली मिल जाता है। आप टेस्ट क्लियर करें, आप अपना इंटरव्यू क्लियर करें, उसके हिसाब से मे बी 60 to 70 तो 70 अबव की कुछ जगहों पे रिक्वायरमेंट है, कुछ जगहों पे कम परसेंटेज में भी एडमिशन हो जाता है। तो वो वेरी करता है। कराची यूनिवर्सिटी के अलावा जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी भी आपको प्रोवाइड करती है। और आप उसको अब तो छोटी छोटी जगहों पे भी होने लगी हैं चीज़ें। मतलब इल्मा यूनिवर्सिटी भी है। इल्मा यूनिवर्सिटी आपकी प्राइवेट है। अच्छा, खैर आप जब भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें एक बात को ध्यान में रखिएगा कि वो कंपनी HSC से रजिस्टर्ड ज़रूर हो। HSC हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो तमाम तो यूनिवर्सिटीज़ को डील कर रही होती है, उनके लिए पॉलिसीज़ बना रही होती है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही होती है, उनको चेक एंड बैलेंस कर रही होती है। इवन कि आपके जो असाइनमेंट्स होते हैं वो भी HSC की नॉलेज से बन रहे होते हैं। ठीक है, कि वो पॉलिसीज़ बनाती है तो उसी हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर इम्प्लीमेंट होती है। तो ये बात ज़रूर याद रखें कि कहीं से भी करें लेकिन HSC से रजिस्टर्ड हो, वरना आपकी जो डिग्री है हो सकता है वो 4 साल के बाद बिल्कुल ज़ाया हो जाए, क्योंकि कंपनी आपकी जो HSC होगी उसको बैंड कर देगी। ठीक है, तो मैंने उम्मीद करती हूँ कि मैंने आप लोगों को BBA के रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करती होगी। अगर आप वाकई में इस फील्ड को परस्यू करना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं BBA की फील्ड की हूँ तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ डिटेल में। आप अपना फीडबैक प्रोवाइड करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हुई कि नहीं हुई। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए मैं और भी वीडियोस बनाती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।